हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस सीरीज़ में हम आपको DU LLB के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी और वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करना है। तो दोस्तों, इसमें हमें ये पता लग गया कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मतलब कि भाई डीप नहीं पूछे जा रहे हैं, डीप नॉलेज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कोई भी टॉपिक अगर आ रहा, कोई भी इशू, करंट इशू है, उसमें में सिर्फ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि क्या है। मतलब एक क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं व्हाट, कि क्या इशू क्या है। अगर कोई प्लेसेस इन न्यूज़ है तो वेयर कहाँ से रिलेटेड है, या फर्स्ट है, कोई अगर पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन तो नहीं है किसी तरीके से न्यूज़ में, या कोई भी इसी तरीके के। आप जनरल अवेयरनेस में भी आपने देखे होंगे, उसमें भी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक। ठीक है, आपके लीगल अवेयरनेस से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री के जो भी एक दो पूछे गए वो भी बेसिक पूछे गए। ठीक है, और पॉलिटी में भी आपके बेसिक ही पूछे गए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट से हो या अदर क्वेश्चन हो। पॉलिटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर से जो भी आए हैं बेसिक क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, आप जितना भी हो सके तो इन्फॉर्मेटिव रहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन से लबरेज रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज कैसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है नीति आयोग से। देखिए, ये भी बेसिक क्वेश्चन आया है नीति आयोग से। नीति आयोग से पहले क्या था, ये याद रखना कि प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन को नेम ही चेंज कर दिया गया और थोड़ा बहुत इसके कंपोजिशन में भी चेंज किया गया, और ज़्यादातर इसका नेम ही चेंज हुआ है। पहले ये क्या था, एक थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है। ठीक है, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम करता है। ठीक है, इससे पहले इसे क्या बोला जाता था, 2015 से पहले इसे बोला जाता था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और 2015 में इसका नाम क्या रख दिया गया, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग से क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है, द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, ये सही ऑप्शन है। नीति आयोग इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक, ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज द एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ नीति आयोग। ये क्या सही है दोस्तों, ये सही है। तो देखते हैं कितने मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। देखिए, एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ नीति आयोग, डिफेंस मिनिस्टर होता है आपका, होम मिनिस्टर होता है, फिनांस मिनिस्टर होता है एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। 4 एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। एक वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि आजकल कौन है, राजीव कुमार। एक CEO होते, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि अभी कौन है, अमिताभ कांत। 2021 में दोस्तों आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से होते हैं, ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूटी। कौन कौन सी यूटी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। इन्हीं दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये लोग होते हैं। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया, पहला तो क्वेश्चन ये गलत है। नो, दो पहला भी सही है और दूसरा भी सही, तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज एन अटैच्ड ऑफिस। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, किसका अटैच्ड ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। देखिए दोस्तों, ये इससे तो नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर का मेन काम होता है बजट को प्रिपेयर करना। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री के आता है आपका फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। इकोनॉमिक अफेयर्स का क्या मेन मकसद होता है, इसका होता है बजट प्रिपेयर करना। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ये भी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के दो डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से, एक है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर ऑफिस कौन सा है, इकोनॉमिक एडवाइज़र का आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही है, लेकिन किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से? एक है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 से 7 डिपार्टमेंट में, टोटल 6 डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें दो इम्पॉर्टेंट है। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्रिपेयर बजट, एक डिपार्टमेंट क्या है, इकोनॉमिक अफेयर प्रिपेयर बजट करता है। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इशू देखता है, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following is the apex body responsible for implementing India's flagship public health insurance या एश्योरेंस स्कीम कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने के लिए? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स नहीं है, ये भी क्वेश्चन। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट, ये दोस्तों ये भी नहीं है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। दोस्त ये देखिए, पीएम जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स फ्री सेकेंडरी एंड सेकेंडरी केयर फॉर दोज नीडिंग स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट एंड टर्सरी, मतलब ये दो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसे आयुष्मान भारत बोलते हैं, उसमें आप सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल पे अपने आप खुद आपको इलाज कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो आप सेकेंडरी में जा सकते हैं, फिर उसके बाद टर्सरी आती है, लास्ट स्टेज, ठीक है। अगर इन दोनों स्टेज में है तो आपको 5 लाख इंश्योरेंस कवर मिलेगा पर फैमिली पर ईयर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल लेवल पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ठीक है। इसके चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एट स्टेट लेवल पे है स्टेट हेल्थ एजेंसीज, ठीक है। स्टेट लेवल पे कौन है? स्टेट हेल्थ एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020, देखिए दोस्तों 2020 में जो मिला उससे हमें अब कोई ताल्लुकात है ही नहीं, क्योंकि अब हम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें 2021 में किसे मिला उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कि 2021 में किसे मिला। मारिया रेसा, फिलीपींस की है। किन्हें? मारिया रेसा, फिलीपींस। दिमित्री एंड्रेविच मारेतोव, ये रसिया के हैं। इन्हें किसके लिए मिला? फॉर देयर effort to safeguard freedom of expression which is precondition for democracy, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रिजर्व करने के लिए इन्हें लोगों को नोबेल पीस प्राइज 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज अवार्डेड बाई। देखिए ये पहला वाला भी क्वेश्चन था, नोबेल प्राइज थे, और दूसरा वाला भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें ये पूछ दिया गया कि कौन सी एजेंसी जो है मेडिसिन को अवार्ड प्रोवाइड कराती है। देखिए दोस्तों, चार एजेंसीज हैं जो आपकी नोबेल अवार्ड जो है प्रोवाइड करती हैं, अवार्डेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेडिसिन में कौन सी एजेंसी जो है प्रोवाइड करती है अवार्डेड? देखिए, इन मेडिसिन अवार्डेड बाय द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। हाँ, तो मेडिसिन में कौन सी इंस्टीट्यूट है जो नोबेल प्राइज़ को अवार्ड करती है, ठीक है दोस्तों। इन मेडिसिन अवार्डेड बाई, मतलब मेडिसिन में कौन सी कंपनी अवार्ड करती है? ये नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। कौन सी कंपनी अवार्ड करती है? नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। देखिए, फिजिक्स में कौन सी कंपनी अवार्ड करती है? इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस अवार्डेड बाई, किसके द्वारा अवार्ड किया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन में, ठीक है। लिटरेचर में कौन देता है ये अवार्ड? इन लिटरेचर अवार्डेड बाई स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम, स्वीडन।
और पीस में किसके द्वारा ये दिया जाता है? नॉर्वेजियन कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज अवार्डेड बाय, इसका आंसर पहला वाला है, द नोबेल असेंबली एट स्टॉकहोम कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कंगना, पहला ऑप्शन, पहला मतलब स्टेटमेंट है, कंगना रनौत वॉन द बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड एज पर नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये दोस्त है बेस्ट, ठीक है, फीमेल एक्टर, ये तो सही है ऑप्शन। कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट फीमेल एक्टर के लिए, ठीक है। शी वॉज अवार्डेड द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हर वर्क, मणिकर्णिका, ये तो सही है, लेकिन जजमेंटल है क्या? ये नहीं है दोस्तों, जजमेंटल है क्या? ये नहीं, मणिकर्णिका के लिए, ठीक है। और तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली ए इज ट्रू ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये नेशनल अवार्ड हैं, इनमें देख लो, बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी फॉर भोंसले एंड धनुष। मनोज बाजपेयी को भोंसले के लिए मिला और धनुष को असुरन के लिए मिला। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन सी है? सिक्किम है। 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया इज फेडरल पॉलिटी, सही है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। एक तो सेंटर है, फेडरल मीन्स क्या होता है? फेडरल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, ये तो सही हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इंडिया फेडरल मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरल मॉडल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी सही है दोस्तों। कैसे? इंडिया प्योर फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया को बोला जाता है, कहीं पे कोई बोलता है क्वासी फेडरल है, लाइक कनाडा, ठीक है, क्योंकि ये टिल्टेड है किसकी तरफ? सेंटर जो है यहाँ पे स्ट्रांग है, सेंटर क्या है इंडिया में? स्ट्रांग है, और क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है लॉ बनाने की और स्टेट के पास कम पावर है, तो इसीलिए इंडिया को क्वासी फेडरल भी बोला जाता है और कोऑपरेटिव फेडरल भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अमेरिका में और इंडिया में जो आपकी रेजिडरी पावर है, रेजिडरी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। और अमेरिका में जो रेजिडरी पावर है वो किसके पास है? स्टेट के पास है, ठीक है। इसीलिए इंडिया का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल मॉडल जो है डिफरेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तीसरा वाला क्वेश्चन की थर्ड स्टेटमेंट क्या है? दो, फेडरलिज्म इम्प्लाइज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। दोस्तों फेडरलिज्म ये नहीं, फेडरलिज्म है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ना कि ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के उनके पावर, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, लेजिस्लेचर ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जुडिशरी भी एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड, ये ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड ट्रू नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड एंड ट्रू, ये दोस्तों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कैन बी लोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, क्योंकि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर मतलब हो जाता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है, लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, ये भी सही है। फेडरलिज्म है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी सही है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी नहीं है इंडिया में,
पीपल सॉवरेन है। कौन सॉवरेन है? पीपल सॉवरेन है। ब्रिटेन में कौन है? पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है। तो ये क्वेश्चन गलत है। सेकुलरिज्म ये भी सही है, अपने गवर्नमेंट का मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड ए बी एंड डी। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी डी किस में है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ ये फीचर्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इन और क्या हमारे फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? देखिए, अपना लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, ये भी सही। सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी सही। ये किसका फीचर है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी सही। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी फीचर है एक। यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, मतलब दोस्तों इसमें ये है क्या कि एक तो आपको मेजॉरिटी किस तरीके की चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी से भी हमारा कानून पास हो जाता है कुछ प्रोविजंस, ठीक है। कुछ में 368 आर्टिकल के थ्रू पास करना पड़ता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब आधी से ज़्यादा स्टेट भी सहमत हों, और पार्लियामेंट की 368 आर्टिकल के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी 18 साल के ऊपर है, सिटीजन है इंडिया का, वो वोट डाल सकता है, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये भी इसका फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी प्रेम्बल में ही लिखा हुआ है, ये भी फीचर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी है। और जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी फीचर नहीं है। तो आंसर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 1A एंड 19 क्लॉज 2 of the Constitution of India 1950, state can make laws to restrict freedom of speech and expression, कि मतलब हमारे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दे रखी हैं। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो आप कौन कौन सी वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकती हैं? हेट स्पीच, इस पर आप नहीं लगा सकते हो, आप इसके कारण आप फंडामेंटल राइट को नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके लिए आप स्टेट लॉ बना सकती है और आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर सकती है, ये भी सही। डिफेमेशन केस में ये भी कर्टेल कर सकता है। डिसेंसी और मॉरलिटी, ये भी ठीक है दोस्तों। तो इसमें B, C, D, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। दोस्तों ये कुछ कंडीशन है कब कब स्टेट जो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर सकती, किन किन कंडीशन में। तो ये कुछ कंडीशन है, इसमें आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, अगर कहीं पे भी आप अपनी फ्रीडम मतलब किसी भी एक्सप्रेशन से स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा होता है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। अगर किसी फ्रेंडली नेशन से आप कुछ गलत सलत बोलते हैं, तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी एंड मॉरलिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, डिफेमेशन के लिए, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एंड सेडिशन, इन केसेस में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। ये सॉल्यूशन है दोस्तों। अंडर द क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब 2019 के सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू जो है किन किन देशों से आए हुए लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप दी जा सकती है, अगर वो माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं उस देश में। ठीक है, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 2019, पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन community from certain specified countries are not to be treated as illegal migrant। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से हैं, 3 देशों से, म्यांमार नहीं है दोस्तों, इन 3 देशों से हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे इन देशों में माइनॉरिटी में हैं, तो अगर आप इंडिया में आ जाते हैं तो आपको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। कुछ सर्टेन कंडीशन है, वो आप देख लेना। ठीक है, उन कंडीशन में अगर आप आते हो तो इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। अगर कुछ सर्टेन कंडीशन है, अगर उनमें आते हो तो आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। और इंडिया के
इस एक्ट के थ्रू आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, अलॉट, ठीक है दोस्तों। तो आप कहाँ कहाँ से हो, बिलोंग करते हो, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इन 3 देशों से आते हो इंडिया में, ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, तो इसका आंसर होएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल ऑफ स्टेटस ऑफ गवर्नर इन इंडिया। दो देख क्वेश्चन नंबर, पहला स्टेटमेंट क्या है, ए, द गवर्नर इज इलेक्टेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों ये गलत है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन गलत है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है दोस्तों। अ पर्सन हु कैन बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर कैन बी गवर्नर, नहीं दोस्तों, ये होती है 35 ईयर, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, ये भी दोस्तों गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया दूसरा, बी एंड तो इसका आंसर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी गलत हो गया, बी सही है। 30 ईयर, सी भी गलत है। सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ, तो इसका आंसर दोस्तों ए ओनली होगा, सॉरी बी ओनली। तो इसका आंसर दोस्तों होगा बी ओनली, क्या, बी ओनली, क्योंकि पहला स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है, ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। 30 ईयर्स एज नहीं होना चाहिए, इसकी 35 ईयर्स एज होना चाहिए, ठीक है। और सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, ये भी गलत है। 2 और मोर स्टेट का, अगर ये हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया था, सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, मतलब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के थ्रू अलाउ कर दिया गया था कि सेम पर्सन जो है 2 और मोर स्टेट का गवर्नर बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होएगा सिर्फ बी ओनली। एलिजिबिलिटी क्या होती है गवर्नर की, ये होती है अंडर आर्टिकल 157, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कंप्लीटेड एज ऑफ 35 होना चाहिए, सेल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता होगा तो उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, उसकी पोजीशन पे। सेल नॉट बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट, ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, सॉल्यूशन ये दे रखा है, ये पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसके पास है, जर्मनी के पास नहीं है, रशिया के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। कौन कौन से वो मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। 10 नन परमानेंट मेंबर हैं, 2 साल के लिए 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें इंडिया जो है 2021 से और 22 के लिए नन परमानेंट मेंबर है। और वीटो पावर क्या होती, वीटो पावर ये होती है अगर डिसीजन कलेक्टिवली, अगर कोई असेंबली डिसीजन कलेक्टिवली लेती है लेकिन किसी के पास वीटो पावर है तो वो यूनिलेटरी उस डिसीजन को नल एंड वॉइड करार दे सकता है कि हाँ ये गलत है आपको, ठीक है, या उसको पलट दे सकता है, ठीक है, अगेंस्ट में जा सकता है यूनिलेटरी, और उसकी वीटो पावर यही होती है, ठीक, यूनिलेटरी किसी डिसीजन को चेंज कर देना, वो वीटो पावर होती है दोस्तों, ठीक है। परमानेंट 5 मेंबर हैं, उनके पास वीटो पावर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज हेयरिंग द केस ऑफ गम्बिया वर्सेस म्यांमार कॉमनली रिफर्ड एज रोहिंग्या। देखिए दोस्तों, रोहिंग्या केस हुआ था, रोहिंग्या जेनोसाइड के बारे में बोला जाता है कि रोहिंग्यास का कत्लेआम हुआ था कहाँ, म्यांमार में। तो इसके खिलाफ गाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ केस दायर कर दिया, ठीक है।
किसके खिलाफ? म्यांमार के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ केस दायर किया गया? ठीक है, ये किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अफ्रीकन कोर्ट एंड ह्यूमन राइट पीपल्स ये भी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसमें अभी डिफरेंस बताएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में डिफरेंस क्या है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ये भी नहीं है। देखिए दोस्तों, दो बॉडीज़ हैं, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए दोस्तों, जब आप इंडिविजुअल के खिलाफ चार्जेस लगाते हो तो आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाते हो, जैसे कोई भी वार क्राइम्स, ठीक है, या कोई जेनोसाइड के किसी इंडिविजुअल के खिलाफ केसेस आते हैं, जैसे जेनोसाइड का केस आ गया, ठीक है, या कोई और भी हीनियस क्राइम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ आ जाता, तो आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाते हो। ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में, इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। दूसरा आपका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 6 ऑर्गन है, उसमें एक ये भी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जब चार्जेस किसी स्टेट के खिलाफ हो, किसी कंट्री के खिलाफ हो, तो केस कहाँ सुने जाते हैं, कहाँ आपको दायर करना पड़ता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में और ये ऑर्गन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसका भी हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, एक इंडिविजुअल के खिलाफ आप केस दायर करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। अगर आप किसी स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, दो स्टेट के बीच में अगर कोई इशू होता है तो आप जाते हैं कहाँ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट साइंड द स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इससे पहले बता चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में। इसका फॉर्मेशन 2002 में हुआ है। ठीक है, इसमें चाइना इसका मेंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, और इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है। ये तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया मेंबर है या नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया भी मेंबर नहीं है। इसके 123 टोटल मेंबर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर सिचुएशन, देख लेना कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, उनके प्रेसिडेंट क्या है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्रेसिडेंट इसके हैं टेड्रोस अधानोम। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़े। ठीक है, और अपने कमेंट से मुझे राय दें कि किस तरीके का हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।